बात करने वाले हैं वो करेंगे हम हिंदी की। तो ये आपका यूपी ट्रिपल एससी की अगर बात करूँ, यूपी ट्रिपल एससी में चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम्स हो या आपका स्टेनोग्राफर्स का या आपका कोई भी अदर एग्ज़ाम्स हो, सारे में हिंदी आपके लिए मोस्ट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूँ। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आधार पर इसमें हिंदी में आपको कराने वाला हूँ। टॉपिक वाइज कराऊंगा, सारे पर्सन वाइज कराऊंगा, तो सारे क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और जितने क्वेश्चन इस पे आगे बनेंगे, तो सारे इस टॉपिक में मैं टॉपिक वाइज में इसमें लेकर चलूँगा। तो पहला टॉपिक है आज का हमारा हिंदी ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, और मैं इसको पूरे चैप्टर वाइज कराऊंगा आगे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, क्वेश्चन वाइज कराऊंगा, उसकी थ्योरी भी आपको बताता रहूँगा जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पहला आगे देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यूपी ट्रिपल एससी ASO 2022 में जो एग्जाम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उसी आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनते जाएंगे मैं आपको क्वेश्चन वाइज आपके कराता चलूँगा आगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर स्वर जो दीर्घ होते हैं, देखिए तो आपके जो जिसमें अगर बात करूँ तो दीर्घ स्वर कौन से हैं आपके, देखिए तो दीर्घ स्वर आपके ई ए आई ओ औ क्या होते हैं, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, तो किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। देखिए मूर्धा की अगर बात करूं तो समूह का उच्चारण स्थान की अगर यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ, पहले आपको कुछ समझा दूँ इसमें। तो मूर्धा की वर्ण समूह की और मूर्धा की मैं बात करूँगा आगे, जो भी होते हैं वर्ण समूह। ठीक है, और उच्चारण स्थान। अब देखिए अगर मूर्धा की बात की जाए, जो मूर्धा में आते हैं वो क्या क्या आते हैं, तो पहले मूर्धा जो पूछा है उसी को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर उच्चारण स्थान की बात करूँ मूर्धा की, तो मूर्धा में आपके क्या क्या आते हैं। देखिए मूर्धा में जो आते हैं आपके स हो गया, ठीक है, स हो गया, रीरी हो गया, आपका ट हो गया और ठ हो गया। ठीक है, तो ये काय में आते हैं आपके मूर्धा में आते हैं। ठीक है, अगर उसकी बात करूं जो आपका यहाँ पे, देखिए अब इसकी बात करूं यहाँ पर जो स और है जो होते हैं, ये आपके स है च और छ। ठीक है, ये जो आते हैं आपके तालु में आते हैं। ठीक है, काय में आते हैं आपके तालु में। उसके बाद बात करूं आपके स त थ और द, ये जो आते हैं इसकी बात की जाए तो ये आते हैं आपके दंत्य। ठीक है, इनका स्थान क्या होता है, दंत्य स्थान होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करूं जो आपका क ए हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, तो ये जो आते हैं आपके कंठीय वर्ग में आते हैं। ठीक है, काय में समूह आते हैं, कंठीय समूह में ये आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य की अगर बात पूछे तो मूर्धन्य क्या हो जाएगा, स रीरी ट और ठ। ठीक है, अगर तालु की बात करें तो स है च छ। ठीक है, दंत्य की बात करें तो स त थ द। ठीक है, कंठीय की बात करें तो इसमें ए क ख ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सारे करा दिए मैंने। तो इसी तरह से मैं आपको हिंदी इसमें आगे कराता चलूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी जेई के एग्जाम में 2016 में। क्वेश्चन है, निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, देखिए क वर्ग की अगर बात करूं तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, देखिए अगर बात करूं जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसमें आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से जो बोले जाते हैं, तो उनकी बात कर लेता हूँ सभी की। देखिए यहाँ पे आपके क्या क्या होते हैं, आपके कंठीय दिया है। ठीक है, कंठीय तालु मूर्धा दंत
ओष्ठ, ओष्ठ्य। और अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन हो गया। और आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो यहां पे आपको मैं सारे कराने वाला हूं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही वैसे मैं इनके आपको आंसर देता चलूंगा, ठीक है। तो यहां पे अगर वो पूछता है अब कै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कै वर्ग का देखिए उच्चारण स्थान जो होता है वो आपका कंठीय होता है, ठीक है। आंसर बता दूं आपको, कंठीय होता है, क्योंकि इसमें आपका कै वर्ग आता है, ठीक है। तालु में आपका चै वर्ग आता है, ठीक है। मूर्धा में आपका टै वर्ग आता है, और दंते में आपका तय वर्ग आता है, ठीक है। दंते में आपका तय वर्ग के जितने भी, इसमें कै वर्ग के जितने भी होंगे वो सारे आएंगे। तालु में आपके चै वर्ग के आएंगे, और मूर्धा में आपके टै वर्ग के आएंगे, ठीक है। और दंते में आपके तय वर्ग के अक्षर आएंगे, ठीक है, जो वर्ण आएंगे, ठीक है। ओष्ठ्य की बात करूं तो ओष्ठ्य में जो आते हैं आपके पै वर्ग के आते हैं, ठीक है, पै वर्ग के आते हैं। अंत्यस्थ क्या होते हैं आपके य, रे, ले और आपका बै। ऊष्म व्यंजन की बात करूं तो से और आपका से और है, ये क्या होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोट करते चलना है। कंठीय की बात करूं तो आपका कै, खे, गे, घे, ड़े हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कै हो जाएगा, खे हो जाएगा, गे हो जाएगा, घे हो जाएगा और आपका डे हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट करते चलना है। इसमें भी चै वर्ग की बात करूं तो चै, छे, आपका जय हो जाएगा, झय हो जाएगा और वह हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आगे बात करूं टै वर्ग की तो टै हो जाएगा आपका, ठे हो जाएगा, डे हो जाएगा, डे हो जाएगा और आपका डे हो जाएगा, ठीक है। उससे आगे तय वर्ग की बात करूं तो तय वर्ग में क्या क्या आता है आपका तय, थे, दे, आपका धै हो जाएगा और आपका न हो जाएगा, ठीक है। अब पै वर्ग की बात करूं तो पै, फे, बे, आपका भै और आपका मैं हो जाएगा, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन आपका य, रे, ले, वे, ठीक है। तो अंत्यस्थ व्यंजन आपके य, रे, ले, वे होते हैं, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन से है होते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट करते चलना आगे आगे साथ साथ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कंठीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। देखिए दीर्घ स्वर की बात करूं तो कौन सा दीर्घ स्वर यहां पर नहीं है। अब देखिए, अब हिंदी में जो स्वरों की संख्या की अगर बात की जाए, हिंदी में स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है आपकी 11 होती है, ठीक है। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है 11 होती है। अब स्वरों को बांटा कितने प्रकार से गया आपका 3 प्रकार से। कौन कौन से यहां पे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला होता है इसमें आपका एक ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। तीसरा होता है आपका संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर अब तीनों की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर में आपके क्या क्या आते हैं, देखिए ह्रस्व स्वर में जो आते हैं आपके वो आता है आपका ए, ई, ऊ और आपका री, ठीक है, ये आते हैं आपके ह्रस्व स्वर में। अब दीर्घ स्वर की बात करूं तो दीर्घ स्वर में आपके आ आते हैं, ठीक है, बड़ी ई आता है और आपका बड़ा ऊ आता है, ठीक है, और आपका अय आता है, अय आता है, औ आता है और औ आता है, ठीक है। ये काय में आते हैं आपके दीर्घ स्वर में। अब संयुक्त स्वर की बात करूं, संयुक्त स्वर में जो आते हैं तो उसमें जो आते हैं आपके देखिए एक तो अय आता है और आपका अय आता है, औ और औ आते हैं, ठीक है। तो ये काय में आते हैं आपके संयुक्त स्वर में आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लेना, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो बताना है इसमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर की बात करें, देखिए यहाँ पे ऊ क्या है आपका दीर्घ स्वर है, ठीक है। ई क्या है आपका दीर्घ स्वर है, ठीक है। ये वाली ई क्या आपकी दीर्घ स्वर है, ये भी बड़ा ऊ और बड़ी ई भी। आ भी आपका दीर्घ स्वर है, लेकिन ई जो होती है छोटी ई, ये क्या होती है हमारी ह्रस्व स्वर होती है, ठीक है। क्योंकि छोटा है, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये जो होते हैं हमारे ये क्या होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ई आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है स का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो स का उच्चारण स्थान क्या है ये बताना। देखिए ये यूपी ट्रिपल लोअर मेंस एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो स का जो उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया था तो ये मूर्धन्य होता है। ठीक है, स का उच्चारण स्थान की बात करूं तो ये आपका मूर्धन्य होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? मूर्धन्य। स क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन, ये आपका ऊष्म व्यंजन भी है। ठीक है, ये आपका ऊष्म व्यंजन भी है। ठीक है, क्या आपका? ऊष्म व्यंजन भी है। और च वर्ग का देखिए यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर तो ये कौन सा वर्ग हो गया इसकी बात की जाए तो आपका मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, वर्ग क्या होगा? मूर्धन्य, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? मूर्धा। ठीक है, अब दंत्य की बात करूं तो दंत्य में देखिए, दंत्य में जो आता है हमारा वो यहाँ पे अगर देखिए, अगर यहाँ पे दंत्य की बात करूं, दंत्य में कौन सा वर्ग आया मैंने आपको पीछे ही बताया था। दंत्य में जो आता है आपका तय वर्ग आता है। ठीक है, कंठ्य की बात करूं तो कै वर्ग आता है। ठीक है, तालु की बात करूं, तालु में क्या आता है हमारा? च वर्ग आता है। और मूर्धन्य की अगर बात की जाए तो हमारा इसमें ट वर्ग आता है। ठीक है, लेकिन स जो होता है हमारा मूर्धन्य है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है उसने? मूर्धा। ठीक है, तो जो स आता है वो हमारा मूर्धा में आता है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर नोट कर लेना। और आपका ये क्या है? ऊष्म व्यंजन भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? ऊष्म व्यंजन भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है य रे ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। ठीक है, तो य रे ल मैंने आपको अभी बताया था। देखिए य रे ल जो व्यंजन है ये आपके अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये क्या आपके अंत्यस्थ व्यंजन है, अभी कराया था पीछे। अब यहाँ पे अगर बात करूँ ऊष्म व्यंजन की तो सबसे पहले ले लेते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे बात करूँ ऊष्म व्यंजन की तो ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आते हैं आपके? स हो गया, स हो गया, और आपका ये वाला स हो गया, और ये है। ठीक है, तो ये काय में आते हैं? ऊष्म में। अब दंत्य की बात करूं तो दंत्य में क्या क्या आते हैं आपके? दंत्य। तो यहाँ पर दंत्य की बात करूं, दंत्य व्यंजन में आपके तय वर्ग आता है। ठीक है, दंत्य में क्या क्या आता है आपका? तय वर्ग आता है, और आपका ल और स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूं अंत्यस्थ की, अंत्यस्थ तो ये क्या है आपका? अंत्यस्थ में ये रेलेवे आपके आते हैं। ठीक है, अंत्यस्थ की अगर बात करूं, अंत्यस्थ तो अंत्यस्थ में क्या क्या आते हैं आपके? य रे ल और व। अगर तालव्य की बात करूं तो तालव्य में क्या क्या आते हैं आपके? तालव्य में आपका च वर्ग आता है। ठीक है, च वर्ग आता है, और आपका य और स आता है। ठीक है, तो ये काय में आते हैं आपके? तालव्य में। तो ये रेले में काय में आते हैं आपके? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, तो नोट करते चलना इनको हाथों हाथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है। देखिए अभी मैंने आपको कराया तो कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है, अगर इसकी बात करूं तो अंत्यस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं। देखिए आपका य रे ल व, तो ये क्या होते हैं आपके? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं ये रे ल व। तो इनमें से कौन सा है आपका? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। ठीक है, देखिए कंठ तालव्य की अगर बात करूं तो कंठ तालव्य होता क्या है? कंठ तालव्य वे स्वर ध्वनियां आती हैं जिनका उच्चारण, कंठ तालव्य की अगर बात करूं, देखिए यहाँ पे कंठ तालव्य, तो कंठ तालव्य में वे दो स्वर ध्वनियां आती हैं, वे दो स्वर ध्वनियां आती हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। वे स्वर ध्वनियाँ आती हैं, ध्वनियाँ आती हैं जिनका उच्चारण कैसे होता है आपका? कंठ और तालु से होता है। ठीक है, कंठ और तालु से
तालु के सहयोग से होता है। ठीक है, तालु के सहयोग से होता है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका ए हो गया, ठीक है, और आपका अय हो गया, तो ये काय में आते हैं, आपकी कंठ तालव्य में आते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अनुस्वर किसका कार्य करता है। ठीक है, तो अनुस्वर किसका कार्य करता है। देखिए अनुस्वर की अगर बात करूं तो अनुस्वर पंचम बड़ का कार्य करता है। ठीक है, अनुस्वर क्या होता है, क्वेश्चन से पूछा जा चुका है कई बार। अनुस्वर जो होता है, अनुस्वर की अगर बात करूं, अनुस्वर, तो अनुस्वर जो आपका पंचम बड़ का कार्य करता है। ठीक है, पंचम बर्ण का कार्य करता है, तो पंचम बड़ का कार्य करता है। ठीक है, जैसे अब देखिए, जैसे एग्जाम्स की, जैसे उदाहरण की अगर बात करूं, जैसे मैं कहूं आपसे मैं का मेल कै, जैसे मैं का मेल है। ठीक है, मैं का मेल की अगर बात करूं, जो मैं है इसका मेल काय से हुआ है, तो मैं का मेल कैसे भय तक के किसी व्यंजन में अगर बात करूं, जो मैं का मेल होता है वो कैसे भय तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मैं उसी वर्ग के पंचम अक्षर अर्थात अनुस्वर में बदल जाएगा। जैसे मैं कहूँगा आपसे, जैसे मैं है, ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ आपसे संपूर्ण, संपूर्ण, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सम, ठीक है, सम प्लस पूर्ण, तो ये क्या हो गया, संपूर्ण। जैसे मैं कहूँ आपसे परंतु, परंतु, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, पैर रे मैं प्लस तू, तो क्या हो जाएगा आपका परंतु। तो इस तरीके से जैसे मैंने कहा, मैं का मेल कैसे भय तक किसी भी व्यंजन में वर्ग से होने पर मैं उसी वर्ग के पंचम अक्षर अर्थात अनुस्वर में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका कैसे होता है, तो इसका आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, पंचम वर्ण का। अनुस्वर किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, उन्हें कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए, जिन उच्चारणों के उसमें हवा नाक से निकलती है तो उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, आंसर मैं आपको पहले ही बता दूं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। देखिए, अब अनुनासिक स्वर की अगर बात की जाए, यहाँ पर अनुनासिक, तो अनुनासिक स्वर में आपके क्या क्या हो जाते हैं। देखिए, जैसे आपका मैं कहूँ अंग, ठीक है, आ, ठीक है, जिस पे भी बिंदी लगेगी वो आपकी अनुनासिक स्वर हो जाएगा। ठीक है, अब निरुनासिक की अगर बात करूँ, यहाँ पे निरुनासिक की, निरुनासिक, निर्नुनासिक, देखिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे मैं आपको लेके चलूंगा, उसमें उस टाइप में कुछ छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, निरुनासिक स्वर, तो निरुनासिक स्वर की बात करूं तो इसमें क्या क्या आते हैं आपके, देखिए जिसमें स्वरों में हवा केवल काय से निकलती है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। ठीक है, हवा क्या निकलती है आपकी, हवा केवल जिनमें नाक से निकलती है तो अनुनासिक हो जाएगा। इनमें क्या निकलती है, हवा नाक से निकलती है। ठीक है, हवा नाक से निकलती है। ठीक है, हवा नाक से निकलती है, लेकिन निरुनासिक में हवा कहाँ से निकलती है, आपकी मुंह से निकलती है। ठीक है, जैसे आपका ए हो गया, आ हो गया, ई हो गया। ठीक है, तो इसमें हवा कहाँ से निकलती है, हवा केवल इसमें मुंह से निकलती है। ठीक है, तो हवा कहाँ से निकलती है, मुंह से निकलती है। इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना है इस चीज़ को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अनुनासिक स्वर। ठीक है, जिन स्वरों में उच्चारण हवा नाक से निकलती है तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जिनमें हवा मुंह से निकलती है तो उन्हें निरुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। देखिए, संयुक्त स्वर की अगर बात करूं
तो मैंने आपको बताया था वर्णमाला में कितने होते हैं, वर्णमाला में आपके 11 स्वर होते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा होता है आपका संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब इसमें बात करूं ह्रस्व स्वर में आपके क्या क्या आते हैं, तो ह्रस्व स्वर में आपका ए आ गया, ठीक है, ई आ गया, ऊ आ गया और आपका री आ गया। अब दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं आपके, आ हो गया, ई हो गया और आपका बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, अब संयुक्त स्वर की बात करूं तो संयुक्त में आपके ए, आए, आओ और आओ, ये काय में आता है आपके संयुक्त स्वर में। ठीक है, अब यहां पे उसने कहा संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका जो सी आंसर है, ये क्या है आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, ये कौन सा आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है इसमें आपका ऊ जो है वो दीर्घ स्वर है। ठीक है, बाकी आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। देखिए दंत्य की अगर बात करूं तो दंत्य होते क्या हैं, देखिए दंत्य जो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है। ठीक है, जिनका उच्चारण, अगर उच्चारण की बात करूं, जिनका उच्चारण काय की सहायता से होता है, दांत की सहायता से। ठीक है, दांत की सहायता से होता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, दंत्य, तो उन्हें दंत्य कहते हैं। अब दंत्य में, इसमें दंत्य ध्वनियाँ होती कौन कौन सी है, देखिए दंत्य की अगर बात करूं तो दंत्य में आपका तय हो जाएगा। ठीक है, तय होता है, थ होता है, द होता है, ध होता है, न होता है, ल होता है और आपका स होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं दंत्य, तो दंत्य वर्ण होते हैं। अब इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये, अगर यहाँ पे यह की बात करें तो ये दंत्य नहीं है। ठीक है, तो दंत्य यहाँ पर आपका नहीं है। ठीक है, दंत्य क्या, यह क्या आपका अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये क्या आपका अंत्यस्थ है। ठीक है, तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, देखिए जब जीव के आधार पर हम करते हैं तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ की उत्पत्ति के जो आधार पर हम बांटते हैं उसे हम 3 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, जीव के आधार की अगर बात करूं, जीव के आधार पर, ठीक है, तो जीव के आधार पर जो बांटा गया है वो 3 उसमें बांटा गया है। पहला अग्रस्वर, ठीक है, अग्रस्वर। दूसरा है आपका इसमें मध्य स्वर, ठीक है, मध्य स्वर। तीसरा है आपका इसमें पक्ष स्वर, पक्ष स्वर। तो अब यहाँ पे आपका कौन सा, इसमें कौन सा भेद नहीं आएगा उसकी बात की जाए, देखिए अब यहाँ पे अग्रस्वर भी है आपका, पक्ष स्वर भी है, मध्य स्वर भी है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विव्रत स्वर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है, विव्रत। अब विव्रत होता क्या, देखिए विव्रत की अगर बात करूं, यहाँ पे अगर विव्रत स्वर की बात करूं, विव्रत स्वर, तो विव्रत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख जो होता है हमारा पूरा खुलता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में, ठीक है, मुख पूरा खुलता है, मुख पूरा खुलता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, विव्रत स्वर। जैसे आपका आ हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, आ हो गया, तो ये काय में आता है आपका विव्रत स्वर में आता है। ठीक है, अब मुख के द्वार के खुलने के आधार पर जो होता है स्वर को 4 उसमें बांटा गया। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूं जो मुख के खुलने के आधार पर बात आती है, तो अब इससे रिलेटिव अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछे, तो जैसे कहूँ आपसे, मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर
जो बांटा गया है स्वरों को वो 4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, 4 प्रकार से बांटा गया। इसमें एक आता है आपका विव्रत, ठीक है, विव्रत स्वर। दूसरा होता है इसमें आपका अर्धविव्रत स्वर, ठीक है, अर्धविव्रत। तीसरा होता है इसमें आपका अर्धसंव्रत, ठीक है, अर्धसंव्रत। और चौथा होता है इसमें आपका संव्रत, संव्रत। तो मुख के खुलने के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें आपका विव्रत स्वर भी आता है। ठीक है, तो ये आपका काय के आधार पर है, मुख के खुलने के आधार पर, और जीभ के प्रयोग के आधार पर आपका अग्रस्वर, मध्यस्वर और पक्षस्वर होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। देखिए अगर इसकी बात करूं, जिन ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वर्ष का स्पर करता है और श्वास जिह्वा के यानी कि जीभ के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें हम पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, ठीक है, जिह्वा का अग्रभाग जो काम करता है, जिह्वा का अग्रभाग, अग्रभाग वश का स्पर्श करता है। ठीक है, काय का स्पर्श करता है, वर्ष का स्पर्श करता है। ठीक है, तो उससे जो श्वास जिह्वा के दोनों पक्षों से निकलती है तो उसे पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में जो होती है आपकी लय जो ध्वनि है, अगर बात करूँ तो यहाँ पर लय जो है ये आपकी पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, लय क्या यहाँ पर आपकी पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, लय आपकी यहाँ पर पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, तो कैन सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया, जितने क्वेश्चन कराऊँ सारे आपके किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। देखिए ट वर्ग की अगर बात करूँ, जो ट वर्ग है वो किस प्रकार की ध्वनि है आपकी, तो ट वर्ग आपकी मूर्धन्य ध्वनि है। अब मूर्धन्य क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। अब मूर्धन्य में क्या क्या आते हैं, देखिए मूर्धन्य में जो आते हैं आपके, अगर यहाँ पे बात करूँ तो ट वर्ग आता है आपका। ठीक है, ट वर्ग मूर्धन्य में आता है। अगर बात करूँ कंठ्य की तो क वर्ग इसमें आता है। ठीक है, क वर्ग आता है। तालव्य की बात करूँ तो च वर्ग आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है आपका च वर्ग। दंत्य की बात करूँ तो इसमें आपका त वर्ग आता है। ठीक है, तो मूर्धन्य में क्या आ गया आपका ट वर्ग जो आता है आपका मूर्धन्य में आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, देखिए मैंने आपको कई बार करा दिया दीर्घ स्वर, ये क्वेश्चन आपके पूछे रिपीट क्वेश्चन ही होते हैं अधिकतर, और ये किसी भी तरीके से पूछ लेता है वो आपका। ठीक है, तो दीर्घ स्वर की बात करूँ तो दीर्घ स्वर क्या है यहाँ पर आपका आ। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है। अगर ए की बात करूँ तो ये आपका संयुक्त स्वर है, ये क्या आपका संयुक्त स्वर। अगर इस ऊ की बात करूं तो ये आपका ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर है। ओ की बात करूं तो ये आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, ये भी आपका संयुक्त स्वर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर इसका हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना, ये जो आपका ए है ये आपका ए प्लस ई से बना है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है। तो ये आपका संयुक्त स्वर है इसलिए। ठीक है, इसलिए आपका संयुक्त स्वर है। अब ओ की बात करूँ, जो ओ है आपका, ये इसकी बात करूँ तो आपका ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये क्या आपका संयुक्त स्वर है ये भी आपका। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना आगे, ये भी आपके आगे काम आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, च छ ज झ व का उच्चारण होता है। ठीक है, देखिए तो इसकी बात करूं इनका उच्चारण कहाँ से होता है। अगर च छ झ व की बात की जाए तो इनका उच्चारण जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श, ठीक है, तालु के स्पर्श से होता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम तालु से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तालु से होता है, च छ झ व का जो उच्चारण होता है वो आपका तालु से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथे वर्ण की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक ध्वनि निकलती है, तो उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, वो जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं? आपके जो वर्ण होते हैं दूसरा और चौथा, वो आपके महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा और चौथा क्या कहलाते हैं? आपके महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना है। जिन व्यंजनों के बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन हम कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक का दूसरा और चौथा और समस्त आपके ऊष्म व्यंजन, ठीक है, जो होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। अब इसमें कौन कौन से आते हैं उसकी वो मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए, जैसे आपका ख हो गया, घ हो गया, आपका झ हो गया, ठीक है, और आपका झ हो गया, ठ हो गया, ठीक है, ठ हो गया, ड हो गया, और आपका थ हो गया, ठीक है, और आपका ध हो गया, त, थ और ध। उसके बाद यहाँ पे आपका फ भी आता है और भ भी आता है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में क्या कह जाएंगे? आपके स हो गया, स और स और है। ठीक है, तो ये क्या है? सभी महाप्राण व्यंजन हैं। ठीक है, तो ये आपका कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर कुछ भी पूछता है तो आपको इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संवल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? देखिए, उच्चारण की दृष्टि से संवल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? अगर इसकी बात करूं, देखिए, तो संवल जो है आपकी संप्रत ध्वनि का वर्गीकरण है। ठीक है, काय का आपका ये संप्रत ध्वनि का वर्गीकरण है। ठीक है, क्योंकि जब दो ध्वनियां में संयुक्त हो जाएं, जब एक ध्वनि दो ध्वनि मतलब जब एक ध्वनि दो व्यंजनों में संयुक्त हो जाए, तब उसे हम संप्रत ध्वनि कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? यहाँ पर आपका देखिए, एक तो स और आपका ब, ध्वनियों के मध्य में मैं। ठीक है, तो संवल, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? दोनों के मध्य में क्या है? आपका मैं। स और मैं में, स और ब में क्या है? इन दोनों के बीच में आपका मैं। ठीक है, तो ध्वनि के मध्य में संयुक्त ध्वनि को हम क्या कहेंगे? ऐसी ध्वनि को स और ब ध्वनियों के मध्य में मैं ध्वनि जो है आपकी, जो मैं है, यहाँ पर अगर बात करें, जो मैं है वो आपकी संप्रत हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? संप्रत ध्वनि। ऐसी ध्वनि को संयुक्त हो ही है तो उसे हम संप्रत ध्वनि कहते हैं। ठीक है, संप्रत ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। तो हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या होती है, मैंने कई बार बताया आपको, 11 होती है। ठीक है, ये भी आपका कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्वरों की हिंदी भाषा में जो ह्रस्व, देखिए, अब यहाँ पे बात करूँ तो ह्रस्व स्वरों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए स्वरों की संख्या तो 11 होती है। अब यहाँ पे बात आती है अंतर ह्रस्व स्वर की। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपकी 11 होती है। ह्रस्व स्वर की बात करूँ तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? आपकी वो होती है 4। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अगर ह्रस्व स्वर पूछा है तो उसकी संख्या कितनी होती है? आपकी 4 होती है। ठीक है, तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और स्वतंत्र रूप से जो बोलने वाले स्वर्ण होते हैं, उन्हें हम, उनकी जो संख्या मानी गई है तो वो 11 मानी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होगी? 4। दीर्घ स्वर में देखिए, अब यहाँ पे ह्रस्व स्वर की अगर बात करूँ, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है तो उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व। और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है तो उन्हें क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? आपकी ह्रस्व स्वर की 4 होती है। चलिए, तो अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा
ठीक है। तो यहाँ से इसका अगला टॉपिक हम आगे करेंगे, इसमें जो बचा है। तो यहाँ तक मैंने आज आपको करा दिया, इससे आगे आपके जो रिपीट क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा आपको, और इस पर ऐसे ही कराता रहूँगा आपको, ठीक है। अगर इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो व्हाट्सएप का, वहाँ से आप मैसेज करिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो कल मिलेंगे इसमें आगे के टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद।